वहीं गोवा में 30 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री ने विश्व जूनियर कुश्ती एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। कहा, एथलेटिक्स पूरे देश में हो रहा है लोकप्रिय, आने वाले समय के लिए है एक शुभ संकेत। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का अतरौली के नरौरा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया। कल्याण सिंह के बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। संस्कार में के समय अंतिम दर्शन करने पहुंचे हजारों समर्थकों और कार्यकर्ताओं की आंखें नम थीं। उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत राज्य और केंद्र के कई मंत्री शामिल हुए। अंतिम संस्कार में शामिल होने अतरौली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था उसी दिन उनकी कल्याण सिंह से बात हुई थी। कल्याण सिंह ने ये कहा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है। अमित शाह ने कहा कि बाबूजी का पूरा जीवन यूपी के विकास और गरीबों के लिए समर्पित रहा। देश को बेहतर गति और दिशा दी, प्रदेश का विकास किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल्याण सिंह एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था और आंदोलन थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण उनका संकल्प था और यह संकल्प उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। 21 अगस्त को कल्याण सिंह का निधन हो गया था। वो 89 साल के थे और पिछले करीब 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के श्री कल्याण सिंह जी बड़े नेता रहे। पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित रहा, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को समर्पित रहा और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए वो कार्यरत रहा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं सीधे नरौरा से। शैलेंद्र मिश्र, अंतिम क्रिया की पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी अब हो रही है, किस तरह की भावनाएं इस वक्त वहां पे लोग व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, हम देख रहे हैं कल से ही लोग नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे थे और अब यहाँ पर जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अब पूरी हो रही थी नरौरा में, न केवल नेतागण बल्कि जो आम जनता यहाँ पर आई हुई थी नम आंखों से अपने प्रिय नेता को विदाई दे रही थी। बड़ी संख्या में हमने देखा अलीगढ़ से अतरौली उनका पार्थिव शरीर को लाते वक्त और अतरौली से नरौरा घाट तक बड़ी संख्या में लोग सड़कों के दोनों किनारे मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा अलीगढ़ और आसपास के गांव के लोग सड़कों पर आ गए हों, अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपने प्रिय नेता को नम आंखों से उनके पुष्पवर्षा कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके योगदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाव विह्वल लोग नजर आए, नम आंखों से विदाई देते नजर आए। ये एक ऐसा लम्हा था जिस पे हमने देखा कि जब से उनका पार्थिव शरीर पहले जब कल अलीगढ़ लाया गया और अलीगढ़ के स्टेडियम में रखा गया, वहां से जब अंतिम यात्रा शुरू हुई और वो पहले अतरौली विधानसभा क्षेत्र में और वहां के बाद जब ये नरौरा राम घाट पर लाई गई अंतिम संस्कार से पहले हमने देखा कि भावनाओं का एक ज्वार सा उमड़ रहा था लोगों के बीच। लोग भाव विह्वल हो रहे थे, नम आंखों से अपने प्रिय नेता को विदाई दे रहे थे और जैसा कि अभी आपने दिखाया भी किस तरह से तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जब अतरौली में वो श्रद्धांजलि दे रहे थे पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह को, तब उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेश बने, उस दिशा में कल्याण सिंह ने बहुत काम किया और राम मंदिर के वो बड़े नेता थे। तो निश्चित तौर पर कल्याण सिंह की
जो भूमिका रही है, कल्याण सिंह का जो योगदान रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर, प्रदेश को लेकर और यहाँ पर अतरौली और अलीगढ़ को लेकर, उस बारे में लोग बात कर रहे हैं। नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई और हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित तमाम केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस दौरान मौजूद थे और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री भी इस दौरान मौजूद थे जब नरौरा घाट पर अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया चल रही थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का दृश्य था यहाँ घाट पर, मानो हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए लालायित था, भावविह्वल हो रहा था, नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। और हमने सुना जब उनकी अंतिम यात्रा अतरौली से निकल रही थी नरौरा घाट की तरफ, बाबूजी अमर रहे, कल्याण सिंह अमर रहे के नारे लग रहे थे। हम जानते हैं कि अपनों के बीच वो बाबूजी के नाम से मशहूर थे और अतरौली और अलीगढ़ की जनता का न केवल बल्कि प्रदेश की जनता का अपार स्नेह उन्हें हासिल था। तो ये एक बहुत ही ऐसा पल जिसमें सभी की आंखें गमगीन थी और नम आंखों से सभी ने विदाई दी अपने बाबूजी को, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को। जीओपी। बिल्कुल शैलेंद्र, तमाम बातें आपने सामने रखी। एक बात जो तस्वीरों के जरिए भी सामने आ रही थी वो है कि किस तरह से चाहे वो युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, सभी उन दृश्यों को अपने कैमरों के जरिए, टेलीफोन कैमरों के जरिए कैद कर लेना चाहते थे। ये बातें भी काफ़ी कुछ कहती हैं। और जिस तरह से क्या ये कहा जाए इस वक्त कि प्रदेश की राजनीति, प्रदेश के पूरे इतिहास का एक पक्ष, एक अध्याय एक तरह से आज यहाँ पे खत्म हो गया। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राजनीतिक शून्यता आ गई है कल्याण सिंह के निधन से। और हम देखें कि अगर उत्तर प्रदेश के बीते 4 दशकों की राजनीति की बात करें, 90 के दशक से अब तक, तो काफी समय तक कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के राजनीति के पर्याय बने हुए थे। यूं कहें कि कल्याण सिंह की चर्चा के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा पूरी नहीं होती थी। और एक जो रिक्तता आई है और उन्होंने जो जन कल्याण के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए जो काम किए, यही वजह है कि हमने देखा कि बड़ी संख्या में युवा उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर आए। और हम जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के बारे में रुचि रखता है, वो ये जानता होगा कि कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान युवाओं के लिए कई ऐसे फैसले किए थे जो लंबे समय तक याद किए जाएंगे और दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर भी बनेंगे। मैं उस वक्त छात्र था जब कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश की सत्ता की अगुवाई करने का मौका मिला था और जिस तरह से नकल अध्यादेश लागू कर उनकी अगुवाई में एक पढ़ाई लिखाई का उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाया गया, पूरी तरह से नकल मुक्त परीक्षाएं कराई गई और जिस तरह से विश्वविद्यालयों की पढ़ाई को नियमित किया गया, सत्रों को नियमित किया गया, वो अपने आप में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। और साथ ही साथ छात्रों को अवसर मिले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना हो, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए नई नीतियां बनाना हो, उस पे उन्होंने जो फैसले लिए और हमने उन दूरगामी फैसलों के नतीजे देखे कि उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में शामिल हो गया इंजीनियरिंग शिक्षा के मामले में। बिल्कुल शैलेंद्र, एक खबर ये भी आ रही है, इसकी आप पुष्टि करें कि कहा जा रहा है कि जो रास्ता अयोध्या में राम मंदिर की ओर जाएगा उसका नामकरण स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पे हो सकता है। क्या इस खबर की पुष्टि कर सकते हैं आप? ये देखिए, ऐसी खबरें आ रही हैं कि 5 ऐसी सड़कें उत्तर प्रदेश में उसका नामकरण कल्याण सिंह के नाम पर होगा, जिसमें अयोध्या की एक सड़क का भी नाम है, इसके साथ ही साथ अलीगढ़ की एक सड़क का भी नाम है। तो कुल मिलाकर कई सड़कों का नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की बात कही जा रही है और इस तरह की खबरें आई भी हैं। अब इसकी औपचारिक घोषणा जरूर होने बाकी है, लेकिन ये सही है कि उत्तर प्रदेश में कई सड़कों का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें अयोध्या की भी एक मुख्य सड़क शामिल है। बिल्कुल। एक बात जो आज तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हम लगातार देख रहे हैं कल से ही, आज जिस तरह से गृह मंत्री उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि जब राम मंदिर उनका शिलान्यास हुआ, जब शुरुआत हुई निर्माण की, उसी दिन उनकी बातचीत हुई थी कल्याण सिंह जी से और उन्होंने कहा था कि उनके जीवन का एक उद्देश्य पूरा हुआ, अब जीवन में कुछ सपना बाकी नहीं रहा। तो उनके एक तरह से
उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है उस आंदोलन के साथ, और वो सच होता हुआ भी उन्होंने अपने जीवन में देखा। ये देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस विचारधारा और प्रतिबद्धता के साथ शासन सत्ता को चलाया और सत्ता को त्यागा, उसमें निश्चित तौर पर राम मंदिर आंदोलन को लेकर, राम मंदिर निर्माण को लेकर उनकी प्रतिबद्धता जग जाहिर है। और हम जानते हैं कि इसका जिक्र भी गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत में किया। उनके बेटे और एटा के सांसद राजवीर सिंह से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि उनकी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, सपना था कि वो राम मंदिर का निर्माण अपने जीवन काल में होते हुए देखें। और उनका जब आधारशिला रखी गई, जब शिलान्यास किया गया, तो वो बहुत प्रसन्न थे और इस बात का निजी तौर पर उन्होंने राजवीर से जिक्र किया था और कहा था कि आज उनका एक जो सपना है वो पूरा होने की तरफ आगे बढ़ गया है। और वो एक तरफ से देखें कि अपने पुत्र के साथ इस बात को साझा करना और ये बताना एक निश्चित तौर पर जो एक उनकी छवि रही और राम मंदिर निर्माण को लेकर जो उनका योगदान रहा, जो उनका समर्पण रहा, वो दर्शाता है। और हम जानते हैं कि दो ख्वाहिशें उन्होंने ये जाहिर की थी कि राम मंदिर का वो निर्माण होता हुआ देखें, और दूसरी जब वो अंतिम यात्रा पर जाएं तब पार्टी का झंडा भी उनके साथ रखा जाए। तो उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम जानते हैं कि लखनऊ से जब एक यात्रा शुरू हुई तब तिरंगे झंडे के साथ साथ पार्टी का, बीजेपी का झंडा भी साथ में रखा गया। तो ये एक तरह से देखें कल्याण सिंह की जो प्रतिबद्धता रही है राम मंदिर आंदोलन को लेकर, वो निश्चित तौर पर उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राम मंदिर आंदोलन के वो बड़े नेता के तौर पर जाने जाएंगे और उनका सपना जो उन्होंने देखा था वो पूरा होने की शुरुआत भी होते हुए वो देख पाए। हालांकि निर्माण होने के साथ पूरी तरह से राम मंदिर का भव्य निर्माण तक वो एक तरह से देखें तो वो सपना एक तरह से आगे पूरा होता हुआ उनके जो समर्थक हैं, जो उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं और प्रदेश और देश की जनता देखेगी। लेकिन निश्चित तौर पर राम मंदिर आंदोलन के एक बड़े नेता के तौर पर कल्याण सिंह को याद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, इन तमाम खबरों को और विश्लेषण के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए अफगानिस्तान मामले पर जानकारी साझा की है। अपने ट्वीट में एस जयशंकर ने यह कहा है कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि विदेश मंत्रालय राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को जानकारी देंगे। इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी आगे के विवरण की सूचना देंगे। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विदेश मंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 26 अगस्त को अफगानिस्तान की स्थिति पर राजनीतिक दलों को जानकारी देंगे। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर 26 अगस्त को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में PHA के मुख्य समिति कक्ष में राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति की जानकारी देंगे। ईमेल के जरिए आमंत्रण भेजे जा रहे हैं। अभी सभी संबंधित लोगों के उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की। आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में। हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे। आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती की ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सके, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है और इसी क्रम में अफगानिस्तान से दोहा लाए गए 146 भारतीयों को आज स्वदेश लाया गया। स्वदेश लौटे सभी 146 भारतीयों को 4 अलग अलग उड़ानों के जरिए भारत लाया गया। कतर एयरवेज का विमान 30 भारतीयों को लेकर बीती रात करीब 2 बजे दिल्ली पहुंचा। इसके बाद रात करीब 3 बजे एयर इंडिया के विमान में एक भारतीय नागरिक को स्वदेश लाया गया। इसके बाद करीब 4:45 बजे इंडिगो के विमान से 11 भारतीय नागरिकों को दिल्ली लाया गया। वहीं आज सुबह करीब 5 बजे 104 भारतीय नागरिकों को लेकर विस्तारा यूके विमान दिल्ली पहुंचा। इससे पहले कल करीब 300 भारतीय नागरिकों को 3 विमानों के जरिए स्वदेश लाया गया था। भारतीय नागरिकों के साथ कुछ विदेशी नागरिकों को भी भारत लाया गया था। अभी का माहौल बहुत ख़राब है। पहले जिस टाइम हम वहाँ से निकल गए थे उस टाइम सही था। इंडिया सरकार ने भी हमारी हेल्प करी है, क्योंकि यहाँ से कतर से इन्होंने यहाँ से बातचीत करके हमें वहाँ से निकाला है। उधर का नागरिक पहले से तालिबान से बहुत डरता है, क्योंकि पहले उन लोग तालिबान से रह चुका है। उन लोगों का बिहेवियर, उन लोगों का रूल रेगुलेशन उन लोगों को अच्छी तरह मालूम है। तालिबान अभी सीधा बात बोल दिया, हम लोग आ गया, रोड में किसी को देखना नहीं मांगता है, घर से बाहर किसी को नहीं मानता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 पवित्र स्वरूप और 46 भारतीय पासपोर्ट धारक आज भारत लाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत सरकार और पीएम मोदी को अफगानिस्तान में फंसे हिंदुओं और सिखों की मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम काबुल में अल्पसंख्यक लोगों के संपर्क में हैं जो यहाँ लौटना चाहते हैं। आज अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 3 पावन स्वरूप और 46 अफगानिस्तान के रेजिडेंट हिंदू और सिख भाई जो हमारे हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, सारी सरकार का, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप वहां से बाहर निकालकर भारत लाए जा रहे हैं। मैं फिर से एक बार अपने भाइयों का यहाँ पहुंचने पर स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद करता हूं भारत की सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री जी का, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे बाकी लोग रह गए हैं वो भी 1-2 दिन के अंदर अंदर सेफली भारत लौट आएंगे। जाति आधारित जनगणना पर बिहार का एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के सभी दलों के नेताओं की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना पर बिहार विधानसभा ने पहले भी 2 बार प्रस्ताव पास कर चुकी है। सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ और किस तरह से हम लोग थे। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है। पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में 25,072 नए मामले सामने आए हैं, जो 160 दिनों में सबसे कम है। वहीं देश में अब तक 3,16,80,626 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.94% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25,072 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 44,157 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.63% हो गई है, जो मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,33,924 है, जो 155 दिनों में सबसे कम है। और जहां एक ओर देश के अन्य हिस्सों में कोरोना के मामले कम होते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केरल में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता पैदा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 10,494 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,63,000 से ज्यादा है।
वहीं जहां पहले राज्य में 1.5 लाख से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन किए जाते थे, अब 63,406 टेस्ट ही हो रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 66 मौतें हुई हैं, जिसके बाद कोविड से मरने वालों की संख्या 19,000 से ज्यादा हो गई है। केरल सरकार पिछले हफ्ते प्रतिबंधों में दिए गए ढील को फिर से कड़े करने पर विचार कर रही है। और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैदराबाद में कोविड मरीजों और वैक्सीनेशन का निरीक्षण करने के लिए गांधी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि 58 करोड़ वैक्सीन की खुराक पूरे भारत में दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर 1,222 ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आज से कोंकण में जन आशीर्वाद यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का गढ़ माना जाता है। आज से नारायण राणे ने कोंकण में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इस यात्रा को रायगढ़ जिले के पाली गांव से हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र में विधान परिषद के नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील देवधर भी वहां मौजूद थे। कोरोना नियमों के कारण पाली के प्रसिद्ध गणपति मंदिर दर्शन के लिए बंद था। ऐसे में नारायण राणे ने मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर अपनी यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान केंद्र सरकार ने के योजनाओं के लाभान्वितों और कुछ लाभार्थियों ने मोदी सरकार को शुक्रिया अदा करते हुए पत्र नारायण राणे को सुपुर्द किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा हमीरपुर में गांधी चौक पहुंची, जहां उन्होंने एक सम्मेलन में भाग लिया। और इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी कुल देवी अवाह देवी में माथा टेका और देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अलावा विधानसभा भोरंज के अंतर्गत अवाह देवी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और विधायक कमलेश कुमारी उपस्थित रहे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओडिशा में 4 दिनों की जन आशीर्वाद यात्रा पूरी हो चुकी है। यात्रा समाप्त होने के बाद भुवनेश्वर लौटने के दौरान रेल मंत्री ने स्टेशन पर फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल छोड़कर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार किया। इसके साथ ही उनके साथ 2 सांसद भी सफर कर रहे थे और इस दौरान रेल मंत्री गैंगमैन कर्मियों से भी मिले। उन्होंने हौसला अफजाई करते हुए सबसे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहने को कहा। उन्होंने वहां मौजूद रेल कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि उन लोगों की वजह से ही भारतीय रेल आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने पंजाब आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसे देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं, विशिष्ट व्यक्तियों और वर्तमान में राष्ट्र निर्माण के लिए काम किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 23 अगस्त से 29 अगस्त तक विशेष आइकॉनिक सप्ताह मनाने का फैसला लिया है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट करके कहा कि मंत्रालय इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आजादी का अमृत महोत्सव देश का ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन और उससे जुड़े नेताओं को याद कर रहा है। इसके साथ ही आजादी के बाद देशवासियों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए कामों को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण काम में राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ ही पीआईबी, फिल्म डिवीजन सहित अन्य मीडिया यूनिट्स मिलकर काम कर रहे हैं। इस कड़ी में ऑल इंडिया रेडियो और उसके क्षेत्रीय समाचार एकांश आजादी से जुड़े नेताओं के भाषणों पर आधारित कार्यक्रम धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के 75 स्थानों पर आधारित कार्यक्रम निशान, आजादी से जुड़ी महिला नेताओं पर आधारित कार्यक्रम अपराजिता और गुमनाम नेताओं पर आधारित कार्यक्रम को प्रसारित करेगा। ऑल इंडिया रेडियो अपने सभी बुलेटिन में आजादी के महत्व के दिवसों पर 5 मिनट का कैप्सूल प्रोग्राम चलाएगा। इस पूरे सप्ताह ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर क्विज कार्यक्रम भी चलाएगा।
दूरदर्शन पूरे सप्ताह स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े 5 वृत्तचित्र प्रसारित करेगा। आरएनयू द्वारा क्षेत्रीय स्वाधीनता सेनानियों पर आधारित वृत्तचित्र का भी प्रसारण किया जाएगा। इस सप्ताह दूरदर्शन समाचार 4 विशेष कार्यक्रम नए भारत का सफर प्रस्तुत करेगा। ये विशेष कार्यक्रम स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति, जनता के लिए कूटनीति, धारा 370 की समाप्ति और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य, रक्षा और अंतरिक्ष पर आधारित होंगे। डीडी न्यूज के सभी आरएनयू क्षेत्रीय भाषाओं में आजादी का सफर शीर्षक से विशेष कैप्सूल प्रसारित करेंगे। सभी आरएनयू नए भारत का सफर शीर्षक से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। डीडी इंडिया जर्नी ऑफ न्यू इंडिया शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित करेगा। डीडी इंडिया डिप्लोमेसी, प्रवासियों, सिनेमा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता को देखते हुए भारत की विश्व बिरादरी में पहुंच पर भी विशेष कार्यक्रम करेगा। दूरदर्शन न्यूज इस सप्ताह हो रही सरकार की गतिविधियों और घोषणाओं पर विशेष कवरेज करेगा। दूरदर्शन इस आइकॉनिक वीक के पहले एपिसोड के लिए प्रोमो भी लॉन्च करेगा। पीआईबी की बात करें तो पीआईबी आजादी का अमृत महोत्सव पर एक माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो बीओसी फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर एक ई बुक जारी करेगा। पीआरटी के जरिए 75 सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसमें आजादी से जुड़े गुमनाम नेताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धि, कोविड-19 वैक्सीनेशन पर जागरूकता और टोक्यो ओलंपिक में भारत की उपलब्धि पर भी जोर दिया जाएगा। संगीत और नाट्य कलाकार नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो, पपेट शो, लोकगीतों के जरिए लोगों के बीच आजादी का अमृत महोत्सव के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। पब्लिकेशन डिवीजन की बात करें तो स्वाधीनता आंदोलन और गुमनाम नेताओं पर ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जाएगा। डीपीटी के जरिए प्रकाशित स्वाधीनता आंदोलन और अन्य क्रांतिकारियों से जुड़ी पुस्तकों की पॉडकास्ट सीरीज भी शुरू की जाएगी। फिल्म डिवीजन की बात करें तो एनएफडीसी की वेबसाइट पर लाइव वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी शुरू की जाएगी। एनएफडीसी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म फेस्टिवल शुरू किया जाएगा। फिल्म डिवीजन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करेगा। इसके साथ ही फिल्म मेकिंग में तकनीकी उन्नति पर इंडिया एट 75 विषय पर वेबिनार भी आयोजित किया जाएगा। सोशल मीडिया अन्य मीडिया यूनिट से सामंजस्य करके विभिन्न कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर प्रकाशित करेगा। अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।